नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की डोमेन से क्या मुराद है? तो इसके अंदर क्या होता है, डोमेन को मैं आपको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बताऊं तो डोमेन वो सेट ऑफ नंबर्स या वो सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जो हम किसी फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसके अंदर क्या पुट किया, 1 पुट किया ना इस फंक्शन के अंदर, तो ये 1 इसकी डोमेन में आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी ये थ्योरी यहाँ पे लिखी है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है एक्स की बात हो रही है। ठीक है, इज़ नॉट अलाउड टू टेक एनी वैल्यू, यानी ऐसा होता है कि हमेशा हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, कुछ वैल्यूज़ पे वो अनडिफाइन हो जाता है। जैसे ऊपर हमने एक एग्जांपल की थी यहाँ पे कि वो अनडिफाइन हो गया था। ठीक है, तो इसलिए 1 हम इसके अंदर पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो उस पर अनडिफाइन है। तो यहाँ पे भी यही बात आपसे कही जा रही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर दें, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम उसके अंदर पुट नहीं कर सकते, बल्कि कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उसको अगर हम वैल्यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दें, जैसे उस एग्जाम्पल में हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 1 इसके अंदर पुट नहीं किया जा सकता, तो ये इसकी डोमेन कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, उसकी डोमेन कहलाती है। तो सिंपल इसकी इन अदर वर्ड सिंपल डेफिनेशन ये हो जाएगी, द वैल्यू टू बी पुट इज कॉल्ड डोमेन। जो वैल्यू आपने पुट करनी है उसे हम डोमेन कहते हैं। अब यही चीज़ हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, ये इंपॉर्टेंट होती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स जितनी भी आपके थ्रू आउट इस हैंडआउट्स के अंदर आएंगी। सपोज दैट a square with a side of length x centimeter is cut from 4 corners of a piece of cardboard that is 10 centimeter square and let y be area of cardboard that remain. Find its domain. आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। अच्छा, एक लेट कर लें कि इस तरह के कार्डबोर्ड था आपके पास। ठीक है, जैसे ये आपको एक पेज नज़र आ रहा है ना, ये एक A4 साइज़ का पेज है। ठीक है, ये जितना भी पेज आपको नज़र आ रहा है, अब क्या करें कि इसके कॉर्नर्स कट कर दें। यूँ एक कॉर्नर यहाँ से काट दें, चारों कॉर्नर्स जो हैं वो आपने इस तरह से कट कर देने हैं, तो वो कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। यानी इसका ये वाला कॉर्नर भी आपने यहाँ से काट दिया। ठीक है, तो ये जगह खाली हो गई। इधर से भी काट देंगे तो ये शेप आपके पास आ जाएगी। अब वहाँ पे वो हमने कट तो कर दिया उसको 4 कॉर्नर से। अब कट करने, कितना कट करना है, x सेंटीमीटर, यानी ये लेंथ जो है ना ये कितनी होनी चाहिए, x सेंटीमीटर। उसकी कोई वैल्यू नहीं दी तो हमने क्या कह दिया कि ये लेंथ और ये लेंथ x सेंटीमीटर है। टोटल कार्डबोर्ड का जो पीस है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, यानी इसका पूरे का एरिया जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड लेट वाई बी द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड दैट रिमेन। अब कट करने के बाद जो अंदर का एरिया रह गया है वो कह दें कि वाई है। पहले उसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था और अब जो है वो कितना रह गया, आपके पास वाई रह गया। अच्छा, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड हमने पहले निकालना है। तो क्योंकि ये एक वो है रेक्टेंगुलर शेप का, स्क्वायर शेप का, सॉरी मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, इसको हम यूं ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो स्क्वायर शेप का, स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड है, तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक साइड अगर 10 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी 10 सेंटीमीटर की होगी, ये स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब उसके बाद आपने उन पीसेस का एरिया निकालना है जो आपने वहाँ से कट कर दिए हैं। तो एक पीस की जो लेंथ थी वो x थी, तो ये भी x है, तो एक का एरिया जो है वो x मल्टीप्लाई बाय x कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। अब टोटल वो 4 हैं तो आपने 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड दैट रिमेन, अब जो रह गया है टोटल का एरिया कितना था, 100 आया हमारे पास। ठीक है, टोटल एरिया कितना आ गया हमारे पास, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसमें से ये जो हमने कट किया 4x स्क्वायर, ये हमने माइनस कर देना है क्योंकि वो तो निकल गया ना वहाँ से 4x स्क्वायर के, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया एरिया का। ठीक है, अब यहाँ पे डोमेन हमने फाइंड करनी है। डोमेन का मतलब क्या है, जो वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। अब देखें x का स्क्वायर है, हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, उसके अलावा 4 भी पुट कर सकते हैं। इस x की वैल्यू जब आपने पुट करनी है ना, तो आप देखें 5 तक तो आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, लेकिन 5 से बड़ी नहीं पुट कर सकते क्योंकि जब आप इसके अंदर इस तरह से 6 पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36। 36 को आप जो है वो 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 100 में से माइनस करते हैं तो आपका आंसर माइनस में आता है क्योंकि यहाँ वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो छोटी में से जब बड़ी वैल्यू माइनस होती है तो आंसर नेगेटिव आता है, और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये आपने याद रखना है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसकी डोमेन जो होगी वो हम लिखेंगे 0 से 5 तक।
इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि ये जो इक्वल का साइन अगर आ रहा होता है तो इसका मतलब है हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, और यहाँ पे अगर इक्वल ना होता तो फिर हम राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो 0 और 5 के दरमियान, और 0 और 5 भी इंक्लूडेड हैं, तो सारी वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। उससे बड़ी वैल्यू 5 से नहीं पुट कर सकते क्योंकि फिर आंसर नेगेटिव आएगा, और एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ डोमेन। अब डोमेन दो तरह की होती है, नेचुरल डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। नेचुरल डोमेन क्या होती है? नेचुरल डोमेन वो होती है जो सिंपल फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ना फंक्शन का, उसको देख के आप बताएं कि जैसे इसके अंदर देखें आप 1 यहाँ नहीं पुट कर सकते और यहाँ 3 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ओवर के नीचे तो 0 नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि वो फिर अनडिफाइंड आंसर हो जाता है। यहाँ 3 भी पुट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो भी 0 कर देगा डिनोमिनेटर को। तो इसलिए हमने जब इसकी डोमेन लिखनी है तो हम कहेंगे कि -∞ से +∞ तक तो हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन 1 और 3 उसमें से निकालना है हमने। तो 1 और 3 निकालने का तरीका ये होगा कि 1 माइनस, ये आपको मैं नंबर लाइन से समझाती हूँ। ये नंबर लाइन है आपके पास, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, और आगे चलते जाएं तो +∞ की तरफ जा रहे हैं और इस साइड पे -∞। तो -∞ से 1 तक हम सारी पुट कर सकते हैं, लेकिन 1 खुद उसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो -∞ से 1 तक हमने राउंड ब्रैकेट लगा दी क्योंकि 1 उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। उसका यूनियन ले लें आप 1 3 के साथ, यानी 1 और 3 के दरमियान वाले तो पुट कर सकते हैं ना हम, जैसे 2 है, 2 तो पुट कर सकते हैं। तो 1 और 3 हमने यहाँ पे लिख लिया ताकि इनके दरमियान वाले इसके अंदर ऐड हो जाएं, लेकिन राउंड ब्रैकेट लगानी है क्योंकि 1 और 3 खुद इसके अंदर शामिल नहीं है। इसी तरह से आपने फिर 3 से आगे वाले सारे पुट कर सकते हैं आप, लेकिन 3 के साथ राउंड ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है क्योंकि 3 इसके अंदर शामिल नहीं है। इन तीनों का यूनियन ले लें, यानी ये आपकी डोमेन आ गई, नेचुरल डोमेन, जो सिर्फ फॉर्मूले को देख के हमने किया है। उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन किसे कहते हैं? इट इज़ द डोमेन विच कैन बी ऑल्टर्ड बाय डूइंग सम मैनिपुलेशंस। कि आपके पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे हम 2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको अलजेब्रिकली थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो इसकी डोमेन चेंज की जा सकती है। कैसे? देखें, आपके पास x² -4 है, नीचे x - 2 है, तो इस पर आप वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लें, क्योंकि 4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, और दो स्क्वायर्स के दरमियान अगर माइनस हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ना, a² - b² का, जिसमें क्या होता है, इनको हम एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिख लेते हैं। तो वो x² - 2² को हम एक दफ़ा x - 2, एक दफ़ा x + 2, और ओवर के नीचे x - 2। अब ये सेम है, कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ गया? x + 2। अब इसकी डोमेन क्या होगी? अब तो हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, -∞ से लेके +∞ तक हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और रियल नंबर इसके अंदर पुट किए जा सकते हैं, क्योंकि अब तो डिनोमिनेटर ही ख़त्म हो गया ना, ओवर वाली फ्रैक्शन तो आ ही नहीं रही कि हमें ओवर के नीचे 0 आने का डर हो। तो इसकी डोमेन हमने क्या कर दी? चेंज कर दी। पहले इसकी डोमेन में 2 शामिल नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर हम 2 पुट कर सकते हैं। तो ऐसी डोमेन जिसको चेंज किया जा सकता हो उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। उसके बाद आ जाता है रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज किसे कहते हैं? द सेट ऑफ y वैल्यूज दैट कम आउट एज अ रिजल्ट ऑफ x वैल्यूज आर कॉल्ड रेंज। अब डोमेन वो वैल्यूज थी जो हम पुट कर सकते हैं, रेंज वो वैल्यूज हैं जो आंसर आता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैंने कहा कि 2 हम अगर पुट करते हैं तो 2 + 2 क्या आ जाएगा? 4। अब ये जो आंसर आ रहा है ना, ये इसकी रेंज होगी, यानी ये आंसर क्या क्या आ सकता है या क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम अब एग्जांपल्स में देखते हैं दोबारा से। तो इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। तो रेंज क्या है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x x वेरीज ओवर डोमेन, यानी डोमेन को पुट करने से जो जो आंसर्स आएंगे वो रेंज में हम शामिल करते हैं। अब टेक्निक्स क्या होती हैं रेंज फाइंड करने की? In y is equal to x², the value of y always come out positive. So its range is all positive real numbers. देखें, अगर मैं x की जगह कोई नेगेटिव भी पुट करती हूँ ना, -2 पुट करती हूँ, तो क्योंकि उसका स्क्वायर है तो आंसर तो प्लस ही आना है आपका। तो कोई भी आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर लें, स्क्वायर की वजह से आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो जो आंसर होता है वो तो रेंज होती है। इसका मतलब है हम कहेंगे कि इसकी जो रेंज है वो क्या है? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। कभी भी इसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये इसकी रेंज है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल कर लें, इन 2 + √x - 1 द डोमेन विल बी। इसकी डोमेन क्या होगी?
अब देखें डोमेन जो होती है ना, जब हमने फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, दो कंडीशंस को देखना होता है हमने। एक तो अनडिफाइंड आंसर ना आए, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अयोटा होता है, यानी अयोटा भी आंसर नहीं आना चाहिए और अनडिफाइंड भी नहीं आना चाहिए। अनडिफाइंड कब आंसर आता है, अगर ओवर के नीचे जीरो आ जाए, ओवर के नीचे जीरो आएगा तो अनडिफाइंड होगा। और अगर अंडर रूट के अंदर माइनस में हो जाए कोई नंबर, -1 आ जाता है या -3 आ जाता है या -4 आ जाता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, यानी अयोटा की फॉर्म में आंसर आना होता है। तो ये दोनों सूरतें आपने अवॉइड करनी है कि एक तो ओवर के नीचे ज़ीरो ना आ रहा हो और दूसरी बात कि आपके आंसर में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कब आएगा, इसको अगर आप गौर से देखें, आप इसके अंदर 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 0, वो तो ठीक है, आप डोमेन में शामिल कर सकते हैं। 2 पुट करेंगे, 2 - 1 1, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप 1 से छोटे नंबर इसमें पुट करें, 0 पुट करें, 0 - 1 करेंगे तो -1 आ गया। इसी तरह से आप इसके अंदर अगर 2 पुट करते हैं, -2 या -1 पुट करते हैं, तो फिर भी आंसर आपका नेगेटिव आएगा। यानी आप 1 से छोटी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट नहीं कर सकते, आप अपनी डोमेन 1 से शुरू करेंगे, ठीक है, और 1 से बड़ी प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो ये हम कहेंगे कि इसकी डोमेन है कि 1 और 1 से ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, 1 से पीछे वाली कोई वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये इसकी डोमेन हो गई। और रेंज क्या होगी, अगर आप इसके अंदर, अब डोमेन को देखते हुए आपने रेंज बतानी होती है। अब आप इसके अंदर 1 पुट करें, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 2 + 0, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। यानी इसकी ये पुट करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2, यानी रेंज 2 से स्टार्ट होगी। फिर 1 से एक और बड़ा नंबर पुट करके देख लें, 2 पुट करके देख लें, फिर आंसर हमारा जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 2 से आगे नंबर जा रहे हैं। अब एक 2 आंसर आया, एक 3 आएगा, फिर आप इसके अंदर 3 पुट करके देखें, 3 - 1 2, तो आंसर बड़े आते जाएंगे। तो हम कहते हैं कि इसकी रेंज जो है वो 2 से स्टार्ट होगी और प्लस इन्फिनिटी की तरफ आगे नंबर आते जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी रेंज हो गई। इसी तरह से एक और फंक्शन आप देख लें, y = x + 1 / x - 1, द डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। क्योंकि हम इसके अंदर 1 पुट नहीं कर सकते, 1 - 1 तो ओवर के नीचे 0 आ जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि आपका ओवर के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो इसकी डोमेन सारे नंबर्स होंगे, लेकिन सिर्फ 1 उसमें से आपने निकाल देना, एक्सेप्ट 1। अब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज हमें यहाँ से देखने से पता नहीं चल रहा क्योंकि 2 x वाली वैल्यूज़ आ रही है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी x को इस साइड पे ले आएँ, y को इस साइड पे ले आएँ, फिर हम इसकी रेंज बता सकते हैं इजीली। तो ये फंक्शन मैंने ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे उतारा। अब ये वाला नंबर यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y × x - 1, इधर x + 1 बच गया। अब y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, xy - y 1 y = x + 1। अब एक्स वाई मैंने इधर ही रखा, इधर से एक्स वाली टर्म को मैं इधर ले आई हूँ, वहाँ प्लस हो रही थी, इधर आके माइनस हो जाएगी, और ये -y उधर जाके इस 1 के साथ प्लस हो जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, अंदर y - 1 बचेगा, और इधर जो है वो y + 1 है। y - 1 वहाँ मल्टीप्लाई और x के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई y + 1 / y - 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि y की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो y की भी वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसकी जो रेंज है वो भी सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं सिवाय 1 के। तो वो हम इस तरह से लिखेंगे, यानी -∞ से 1 तक सारे, और फिर 1 से +∞ तक सारे। 1 के साथ आपने राउंड ब्रैकेट्स लगानी है क्योंकि 1 इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है, और दरमियान में यूनियन लगा दिया। तो डोमेन और रेंज दोनों का सेम नोटेशन सेम आएगी। फंक्शन डिवाइडेड पीस वाइज। अब कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको ना 2 पार्ट्स हो सकते हैं आपके पास सॉल्व करने के लिए, तो इन्हें हम कहते हैं फंक्शन डिवाइडेड पीस वाइज। यानी कुछ पीसेज हैं 2 आपके पास जिनको आपने इकट्ठा करके एक फंक्शन बना दिया। जैसे ये फंक्शन है, इसकी आपको डोमेन अलग दी हुई है, ये एक और फंक्शन है, इसकी आपको डोमेन अलग दी हुई है। तो ये बस आपने इस तरह से इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लें कि आपको फंक्शन इस तरह से भी दिए जा सकते हैं जिसमें वो 2 पीसेज में हो। इस तरह की आगे कोई एग्जाम्पल आएगी तो फिर मैं आपको करवा दूंगी। रिवर्सिंग रोल्स फॉर एक्स एंड वाई, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप जब एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे होंगे ना, तब ये आपके काम आएगा। कि समटाइम्स ऐसा होता है, यूजली क्या होता है कि एक्स जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है और वाई जो है वो डिपेंडेंट होता है, यानी एक्स की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं और वाई के आंसर्स निकालते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि एग्जाम्पल्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। तो जैसे ये आप देखें, इसके अंदर आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो y तो काफ़ी सारे आ रहे हैं ना, y की वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए आप क्या करते हैं, इनके रिवर्स कर सकते हैं रोल।
यानी आप y को क्या कर दें, इंडिपेंडेंट बना दें और x को डिपेंडेंट बना दें, तो उससे आपका आंसर जो है वो ज़्यादा ईजिली निकल आएगा। जैसे इस एग्जांपल को देखें, 3x + 2y = 6। आप इसको दोनों तरीके से x की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं और y की फॉर्म में भी। जैसे अगर मैं इसमें से x को निकालना चाहती हूँ तो पहले 2y उधर जाके 6 के साथ माइनस हो जाएगा, फिर 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 2 6 आ गया। वो आपने 2 जो है वो बाद में पॉजिटिव नंबर लिख लिया, y वाली वैल्यू मैंने पहले लिख दी है -2y/3, तो ये मैंने x की फॉर्म में इक्वेशन बना ली। इसी तरह से मैं y की फॉर्म में भी इसको कर सकती हूँ। ये 3x को मैं उधर ले जाऊँ, 6 के साथ माइनस हो जाएगा जाके, और y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 3 6 होता है, वो 3 लिख लिया मैंने, और -3/2x, तो ये मैंने y की फॉर्म में बना ली। तो अब चाहे मैं इसको सॉल्व करूँ चाहे इसको सॉल्व करूँ, मेरे आंसर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर्स आएंगे। तो आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जो आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा आपका x इंडिपेंडेंट हो और y डिपेंडेंट हो, आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं इक्वेशन को। अच्छा जी, ये था आज का लेक्चर, थोड़ा सा लेंथी हो गया, इतना था नहीं, लेकिन मैंने ज़रा काफ़ी डिटेल्स बीच में ऐड करके इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह हम थोड़ा सा शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, अगर बन गया तो ठीक है, वरना आप लोगों को थोड़ा सा लंबा ही सुनना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी आपको सारी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि लेक्चर कैसा लगा आपको, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू।